सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। सो एज यू नो कि हमारा माइक्रो, मैक्रो और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स तीनों ही प्लेलिस्ट जो हैं वो यूट्यूब पे जो है 10+2 लेक्चर के लिए वो कंटिन्यू हैं, वो चल रही हैं। इसी के साथ साथ हमारी दो और प्लेलिस्ट जैसे कि आपकी जेके इकोनॉमी एंड मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड जेके इकोनॉमी हमारी दोनों हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। मोबाइल एप्लीकेशन बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप जाके उसे इंस्टॉल करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एज वेल एज अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप वेबसाइट पे हमारी, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके डायरेक्टली लॉग इन करके इन कोर्सेज को देख सकते हैं। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, इसकी पीपीटी भी अवेलेबल है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसी के अलावा जेके इकोनॉमी जितने भी मतलब हमारे यूनिट्स चल रहे हैं उनकी पीपीटी जो है मोबाइल एप्लीकेशन के कुछ पीपीटी जो है वो फ्री मटेरियल वाली सेक्शन में पड़ी है और कुछ जो है वो कोर्सेज के अंदर जो है वो नोट्स वाली सेक्शन में आपको दिखेंगे, ठीक है। सो ये सारी बातें रही आपके कौन कौन से कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का आपको पता है कि वहां जाके आपको जो है हर एक अपडेट हमारी मिलेगी। एक बार फिर से हमारे जो सिलेबस है उसके ऊपर एक बार रिवीजन कर लें, उसके ऊपर एक नजर घुमा लें हम कि क्या क्या हम कर चुके हैं और क्या क्या हमें भी करना है। कंज्यूमर बिहेवियर से हमने स्टार्ट किया था, इंडिफरेंस का हम कर चुके हैं। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी हमारी अभी पेंडिंग है, हमें सीख करना है। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने कर लिया है। आज का हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। जैसा आपको पता है कि सिर्फ यहां पे मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं, हमें आपको ये चीज भी साथ साथ अब बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा। सिर्फ पढ़ना जो है वो काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का कैसा क्वेश्चन जो है वो आता है। इसीलिए हर एक लेक्चर में मैंने आपसे क्या शुरू किया है कि हर एक लेक्चर में मैं इस जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके 4 से 5 एमसीक्यू जो है वो मैं ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। और वो ऐसे एमसीक्यू होंगे जो पीवाईक्यू होंगे। पीवाईक्यू कहां से, या तो यूजीसी नेट के होंगे या सेट के होंगे, या मान लो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसके होंगे, या कोई पुराना लेक्चर का एग्जाम है उसके होंगे। अंडरस्टूड। और अगर वो टॉपिक कुछ इस तरह का है जैसे माइक्रो मैक्रो एक यूनिवर्सल आपकी ब्रांच है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैटर है, तो दूसरे स्टेट्स में जो लेक्चर के एग्जाम हो रहे हैं या दूसरे स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो रहे हैं वहां से भी पीवाईक्यू मैं ले रहा हूं, ठीक है। सो हर एक लेक्चर में एमसीक्यू जो है वो हम ऐड करते जाएंगे। जैसे कि आज के लेक्चर में भी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आज के लेक्चर में भी एक मिनट में आपको बता दूं कि मैं इसमें इसके एंड पे आपको जो है यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू, ठीक है। ये देखें, ये आपके नेट के पीवाईक्यू हैं, ये दूसरे एग्जाम्स के पीवाईक्यू हैं, तो मैंने जो है पीवाईक्यू यहाँ भी जो है एमसीक्यू ऐड किए हैं। सो ये इसलिए क्योंकि थ्योरी आप पढ़ लेंगे, लॉ आप पढ़ लेंगे, हर जगह पढ़ाया जाएगा बुक से भी, क्योंकि इजी लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हो या वेरिएबल प्रोपोर्शन हो, इजी है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। बट मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे तभी जाके आप जो है से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसी के रेफरेंस में कि हमारे जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट हमारे 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है। कंप्लीट मॉक टेस्ट कहने का मतलब है 120 क्वेश्चन जितना कि आपका एग्जाम होगा, 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा इसमें। ये 5 मॉक टेस्ट जो हैं कंप्लीट वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आने वाले हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल के नाम से, बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से। प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप जो है वो मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इजिली वहां पे आपको ये मिलेगी, ठीक है। सो जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मेरी कोशिश यही है कि उतना आप फैमिलियर होंगे क्वेश्चन से, टॉपिक के अलग अलग पैरामीटर्स से, तभी आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक्स बिल्कुल सिंपल है, इसमें जो टेक्निकल है मैं साथ से साथ पढ़ाता जा रहा हूँ और जो सिंपल है वो भी बताता जा रहा हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इससे पहले हम पढ़ के हटे हैं, लास्ट लेक्चर में हमारा जो था वो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दोनों में फर्क क्या है, सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है कि दोनों में फर्क क्या है। इसलिए मैंने एक स्लाइड जो है वो ऑलरेडी जो है इन दोनों के डिफरेंसेस की, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन एक्चुअली इसी को बेसिस मान के, इसी का बेसिस बना के क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सो सबसे पहले लॉ के बारे में जान लेते हैं, क्या लॉ कहता है जी। ठीक उसी तरह जैसे हमने लास्ट लेक्चर नंबर 10 किया, आज लेक्चर नंबर 11 है हमारा। सो जो रिटर्न टू स्केल है इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि यह हमें बताता है कि जो आउटपुट में चेंज हो रहा है
वो किसकी वजह से हो रहा है? जो फैक्टर्स इनपुट हम यूज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ साइमल्टेनियसली, ठीक है, मतलब सभी फैक्टर्स को, ठीक है, ये सभी फैक्टर्स को एक साथ यूज किया जा रहा है। अब इसमें सबसे पहले जो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते या जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, उनको ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि कौन से फैक्टर, किस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे प्रोडक्शन की। किस चीज की बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन की। जब एक प्रोड्यूसर, एज यू नो, अगर आप मेरे लेक्चर शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर साइड कंप्लीट करके अब प्रोड्यूसर साइड पे हैं, है ना। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए वो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा। क्या करेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा, है ना। जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स यूज होंगे। सो जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। तो उनके ऊपर कुछ कास्ट भी लगेगी, है ना, कुछ उसके हम फैक्टर्स कास्ट कहेंगे, ठीक है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। सो ये उन्हीं फैक्टर्स की बात हो रही है जो एज अ इनपुट यूज हो रहे हैं चीजों को बनाने के लिए। और मैंने यहां पे टर्म यूज की साइमल्टेनियसली, मतलब इस प्रोडक्शन को करने के लिए अगर कोई लेबर यूज हुई है, कैपिटल यूज हुई है, या लैंड यूज हुई है, या एंटरप्रेन्योरशिप इसमें लगा है, तो इन सारे फैक्टर्स को एक साथ यूज किया जाए। जबकि जो इससे पहले वाला लॉ था, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, सॉरी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो जो लॉ था वो कहता था कि इसमें से कोई ना कोई फैक्टर या तो फिक्स्ड होगा और कोई फैक्टर, एक आधा फैक्टर वेरिएबल होगा, है ना, यही बोलता था। इट मींस कि साइमल्टेनियसली हम सबको चेंज नहीं कर रहे थे, सबसे बड़ा डिफरेंस। इसके आगे एक और लाइन लिखी है, इन द सेम प्रोपोर्शन इन द लॉन्ग रन। और जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा तो हम सबको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज पढ़ी, कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो एक शॉर्ट रन का लॉ है। क्या है? शॉर्ट रन का लॉ है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने पढ़ा कि जो हमारे पास लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है वो एक लॉन्ग रन का लॉ है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह के बेसिक जो है वो पूछे जाते हैं, और जो हम जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, वो भी मुझे लगता है, जहां तक, क्योंकि मैं हमारे ऐप पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनमें हर रोज बच्चों को यही चीज बोलता हूं, जब भी हमारा डेली वहां पे लेक्चर्स होते हैं तो यही बोलता हूं कि भाई ये एक बेसिक एग्जाम होने वाला है आपका, इसमें आपके बेसिक्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और बेसिक के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि हर टॉपिक का कैसा नेचर है, किस चीज में, नेचर इन द सेंस कि उसमें से क्वेश्चन बनते किस तरह के, तो वो पता चलेगा जब आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे, है ना। सो ये एक चीज बात रही। Simply put, when the firm change the quantity of all inputs in the long run, all inputs, अब हम सबको पता है, हमने जब प्रोडक्शन शुरू किया प्रोडक्शन का, तो हमने देखा कि प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये चार है। बट हम इसे सिंपल करने के लिए हम इसे इस तरह रखते हैं कि जो प्रोडक्शन है, इसको हम क्यों लिखते हैं किसी किसी जगह, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, है ना, ऐसा लिखते हैं। सो इट मींस कि इस फंक्शन में जितने भी, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको एक साथ चेंज करें। पर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या था कि इनमें से एक फैक्टर, जैसे मैं के ऊपर बार कर दूं, मतलब के हमारा कांस्टेंट है, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है दैट ओनली विल बी काज्ड बाय लेबर, है ना, लेबर की वजह से हो रही है या लैंड की वजह से हो रही है, जबकि उसमें से एक फैक्टर जो है वो हम कांस्टेंट कर चुके हैं। सो ये है हमारा क्या, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, और ये सिर्फ ऑपरेट होगा लॉन्ग रन में, और इसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, कोई भी फैक्टर आपको फिक्स्ड नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? नाउ देयर आर 3 स्टेजेस सेम एज अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में भी 3 ही स्टेजेस देखने को मिलेंगी। उन 3 स्टेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक उसी तरह जैसे कि फर्स्ट स्टेज रिटर्न टू फैक्टर्स, या जिसको हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, उसमें थी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। होता क्या है बेसिकली इसमें, फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग टू स्केल, फर्स्ट स्टेज जो है इंक्रीजिंग टू स्केल में, रिटर्न टू स्केल में, वो है proportionate increase in the total output is more than the proportionate increase in the inputs. Suppose मेरे पास में यहाँ पे inputs है, ठीक है, मेरे पास में यहाँ पे inputs मतलब जो फैक्टर्स लग रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, मेरे पास में वो है, इस तरफ आउटपुट है ना, इस तरफ आउटपुट। मेरे पास पहले 2 लेबर था, 2 कैपिटल था, 2 लेबर थी, 2 कैपिटल थी, जब मैं क्या कर रहा था, प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहा था, जब मैं प्रोडक्शन किसी चीज की कर रहा था। नाउ वी हैव
मैंने 2 से 4 कर दिए लेबर भी, और 2 से 3 कर दी कैपिटल भी, ठीक है। सो मैंने, चलो इसको 3 ना करके आप इसको 4 ही रखो, ठीक है। तो 2 से 4 मतलब 100% का मैंने इसमें चेंज किया, है ना। लेकिन जब आपके 2 लेबर 2 कैपिटल काम कर रही थी, तब आपकी प्रोडक्शन हो रही थी 100, ठीक है, 100 यूनिट्स, किसी चीज के 100 यूनिट बन रहे थे। लेकिन जब मैंने 2 से 4 लेबर किया, 2 से 4 कैपिटल किया, यानी 100% चेंज किया इनपुट्स में, तो आउटपुट में मेरे 220 यूनिट्स इंक्रीज हुआ। मतलब कितने परसेंट चेंज हुआ? 120%। और इनपुट में कितना चेंज हुआ? 100%। अंडरस्टूड? इट मींस कि इनपुट 100% चेंज हुए, आउटपुट मोर देन 100% चेंज हुआ, है ना। मतलब इनपुट से ज्यादा हमारा आउटपुट चेंज हुआ, मींस हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले। यही चीज आपको यहां लिखी हुई दिखेगी कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है वो मोर देन हो किसके कंपेयर में? जो कि इनपुट में हो रहा है। कहां गया? जो इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में, वो मोर देन है जो इंक्रीज हो रहा है इनपुट। इन द सिंपल टर्म, इफ ऑल द इनपुट्स इंक्रीज बाय 100%, जैसे मैंने आपको करके बताया, देन इंक्रीज इन आउटपुट विल बी मोर देन 100%। एज सिंपल एज, ठीक है। और लेकिन ये तो हर कोई पढ़ा लेगा, आपको बुक से भी इजी समझ आ जाएगा। जानने की चीजें कुछ और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तक इतना तो आप खुद भी पढ़ सकते थे, खुद भी कर सकते थे, ठीक है। नाउ द मेन रीजंस, अब रीजंस पे चलेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने लॉ ऑफ रिटर्न वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको हर एक स्टेज का ये बताया कि किस तरह से आपकी क्या रीजंस हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, क्या रीजंस हैं कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें हमारी ये डायग्राम थी, ठीक है। ये डायग्राम इसकी की पॉइंट है। आप पीवाईक्यू में भी और बाकी जगहों पे भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम्स में, चाहे यूजीसी नेट की बात हो, सेट की बात हो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इस डायग्राम से पूछे जाते हैं। नाउ सो रीजन क्या है? रीजन बीइंग क्यों हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। द मेन रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केलिंग इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। अब आप टर्म पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे कि यहां पे लिखा है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज मींस बेनिफिट्स। उस दिन भी आपको समझाया कि ये जो इकोनॉमीज है, हमारे पास में 3 से 4 इस तरह की टर्म्स हैं। एक है इकोनॉमी, ठीक है, एक है इकोनॉमी, एक आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स, है ना। और एक आपके सामने अभी आया इकोनॉमीज, है ना। इकोनॉमीज का मतलब होता है बेनिफिट्स मिलना, ठीक है, एडवांटेजेस मिलना। तो यहां पे जो एडवांटेज मिल रही है वो मिल रही है लार्ज स्केल की, है ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। क्योंकि आप एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी का क्या मतलब है। सो मतलब आपके सामने है इंटरनल इकोनॉमीज, मतलब इंटरनल बेनिफिट्स जो एक प्रोड्यूसर को मिलेंगे जब वो लार्ज स्केल की प्रोडक्शन कर रहा है लॉन्ग रन में, ठीक है, स्केलिंग पर स्केल कर रहा है। सो इंटरनल इकोनॉमीज मींस द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केलिंग प्रोडक्शन अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन इट्स ऑन ऑपरेशन, विद इन इट्स ऑन ऑपरेशन, ठीक है, इंटरनल, ठीक है, वर्ड्स पे फोकस करेंगे। इंटरनल है, इट्स ऑन ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मैनेजियल इकोनॉमिक्स यानी मैनेजमेंट, ठीक है, ये एक अलग से ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। इसके ऊपर पूरी इकोनॉमिक्स, जैसे आप माइक्रो मैक्रो पढ़ रहे हैं, ये पूरी मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इस पे सिर्फ हम यही पढ़ते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल एरियाज जो है या बड़े बड़े यूनिट्स जो है जो वो कैसे मैनेज करेंगे इस पूरी प्रोडक्शन को। तो सबसे पहले इकोनॉमीज जो मिलती है, सबसे पहला बेनिफिट जो मिलता है लार्ज स्केल पे, वो मिलता है मैनेजियल इकोनॉमीज आर अचीव्ड बाय डिवाइडिंग लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है DOL का, यानी डिवीजन ऑफ लेबर का और स्पेशलाइजेशन का। इसका क्या मतलब है, जरा इसको समझे कि आप जब छोटे लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे होते तो आपको ये 2 चीजें, आप इनके ऊपर फोकस नहीं करते। ये 2 चीजें क्या है? सबसे पहला, हर लेबर को उसका स्पेशलाइज वर्क मिलता है। कब? लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। यानी आप जानते हैं एक शू की फैक्ट्री है, शू की फैक्ट्री को रहने देते हैं, एक क्लॉथ टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, क्लॉथ्स की इंडस्ट्री है। सो वहां पे प्रोडक्शन जो होती है, अब एक जो पर्सन है वो स्पेशलाइज है स्टिचिंग में, है ना, वो स्टिचिंग में स्पेशलाइज। एक जो पर्सन है वो स्पेशलाइज है कटिंग में, कपड़े की कटिंग में, ठीक है। लेकिन अगर वो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो रही तो
आप इरिस्पेक्टिव ऑफ स्किल्स, किसी की स्किल देखे बिना उसे किसी भी काम में लगा देंगे, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन करनी है। लार्ज स्केल में आप लोगों की स्पेशलाइज देखेंगे कि कौन किस में ज्यादा स्किल्ड है। अब आप कटिंग करने वाले को अगर स्टिचिंग पे लगा देंगे, ठीक है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कटिंग करने वाले को स्टिचिंग पे लगा देंगे, कोई एक प्रोडक्शन होती है, मान ले वहां पे शर्ट्स की प्रोडक्शन होती है किसी चीज की, है ना, तो वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा जितना वो कटिंग में कर सकता था, है ना। अगर वो हम डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह से करें कि जिसका जो काम है उसको उस काम में हम इंप्लॉय करें, तो हम एक तो उससे ज्यादा काम ले सकते हैं, ठीक है, और एक वो एफिशिएंटली काम करेगा क्योंकि वो उसकी स्किल है ना। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं तो आप मुझे पढ़ाने की बजाय किसी और काम में लगा देंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन इसमें है ना। इसी तरह से कोई और होगा जिसकी स्पेशलाइजेशन किसी और चीज में हो, किसी कुकिंग में है, किसी चीज में, तो उसको अगर आप उसके स्पेशलाइज के अलावा किसी और चीज पे लगा देंगे तो वो अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। इस चीज को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और ये हमें मिलती है कब? जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। इसको हम एक तरह की इंटरनल इकोनॉमीज बोलते हैं। होप ये आपको समझ आएगा, इसको आप कभी मत भूलिए, आपको लाइफ टाइम चीजें काम आएंगी, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। External economies means the benefits of large scale production shared by the firm of an industry when the industry as a whole expands. जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी एक्सपैंड हो रही है, फॉर एग्जांपल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, ये विद इन इंडस्ट्री या ऑन ऑपरेशन नहीं है, ये आउटसाइड द इंडस्ट्री है, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज है जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नॉट इंटरनल बेनिफिट्स, ठीक है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें, या ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, वही रोड्स में आ गया, ठीक, कनेक्टिविटी में आ गया, तो ये चीजें, ये है इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इस इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से इंडस्ट्री को जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही है, शुरू में क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक उसी तरह जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी थी। एक नई स्टेज हमारे पास आती है, स्टेज नंबर सेकंड, जो कि अवेलेबल नहीं थी कहां पे? लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। ये आप डिफरेंस यहां पे देखेंगे भी, यहां पे आप देखेंगे क्योंकि इसमें जो है एक जो रिटर्न टू फैक्टर है यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसमें 3 स्टेजेस थी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव, है ना। इसमें 3 जो है वो कौन सी है? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। इसमें नेगेटिव स्टेज नहीं है। अब ऐसा क्यों है वो भी हम जानेंगे। सो यहां पे हम आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सो इन द स्टेज सेकंड स्टेज रिटर्न टू स्केल, द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट्स। वही बात, जितना हम इनपुट्स बढ़ाएंगे उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। 100% अगर इनपुट है तो 100% ही आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज यहां पे लिखी है, मुझे लगता नहीं कुछ टेक्निकल है तो मैं ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेस में ज्यादा उसी चीज पे दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम हम फालतू में वेस्ट करेंगे नहीं, ना लेक्चर को बोर करेंगे, ठीक है। सो वंस द फर्म, इसका रीजन क्या है? रीजन बीइंग क्या है? वंस द फर्म अचीव्ड द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी। अब ना हर एक फर्म की एक ऑप्टिमम कैपेसिटी है, जब वो वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने देखा कि अब जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी एक कैपेसिटी है कि उससे ज्यादा वो वेरिएबल फैक्टर्स को अपने ऊपर इंप्लॉय नहीं करने दे सकता, है ना। और अगर हम उससे ज्यादा ट्राई करेंगे तो फिर वो नेगेटिव होने लग जाएगा। ठीक उसी तरह एक ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है किसकी? इस फर्म की, जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं क्या? कैपिटल भी और लेबर भी। इट operates and constant return to scale after the point of optimum capacity. The economies of production are counterbalanced by the diseconomies of production. अब यहां पे जो बेनिफिट्स थे, एक मिनट, यहां पे बेनिफिट्स थे वो एग्जैक्टली इक्वल हो गए हैं आपके जो आपके रिसोर्सेज थे उसके इक्वल हो गए। मतलब इसमें साइज, बेसिकली इसमें जो फर्क है या बेसिकली इसमें जो की पॉइंट है वो है साइज ऑफ द फर्म, साइज ऑफ द फर्म। कि अब फर्म जो है ना उसके अंदर आप 15 लेबर, 15 मशीनरीज, 15 कैपिटल्स ही रख सकते थे, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। उसका साइज अब आपको अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसकी जो ऑप्टिमम कैपेसिटी थी वो आपने पूरी कर ली। अब जो भी इकोनॉमीज मिलनी थी, इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट्स मिलने थे, वो ले चुके आप। अब अगर आप उससे आगे चलोगे तो आपको डिस इकोनॉमीज मिलेंगी, बेनिफिट की बजाय बेनिफिट कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये चीज होने, इसके बाद भी अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, जो फैक्टर्स हैं, तो फिर हमारी तीसरी स्टेज तो आनी ही आनी है, दैट इज डिमिनिशिंग या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
है ना, डिमिनिशिंग या फिर डिक्रीजिंग रिजल्ट टू स्केल। इट इज इन द थर्ड स्टेज ऑफ रिटर्न टू स्केल द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द इनपुट्स। वही ठीक वही उसी तरह उसी एग्जांपल से अगर 100% से आपने इनपुट्स को चेंज किया, यहां पे मैं लिख रहा हूं इनपुट्स को चेंज किया, तो आउटपुट हो सकता है 90% से बड़े, है ना, आउटपुट हो सकता है 90% से बड़े, हो सकता है 80% से बड़े, उतना ना मिले जितना आपने इनपुट के ऊपर खर्चा किया। ये चीज है डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिजल्ट। रीजन क्या है इसके पीछे? मेन रीजन बिहाइंड द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल इज दिस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल देती है तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलते हैं। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस दैट द फर्म हैज नाउ बिकम अ लार्ज उसका साइज बढ़ चुका है, दैट इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज। अब आप ऐसा एग्जांपल लो कि आपका एक घर है, एक रूम है, उसके अंदर आप 3 लोग आराम से रह सकते हैं, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, आपका एक सोफा लगा है, आपका एक बेड है, ठीक है, वहां पे आप लोग 3 बैठ रहे हैं। अब वहां पे 7 लोग हो गए, 8 लोग हो गए, 9 लोग हो गए, तो कंजेशन तो होगी, प्रॉब्लम तो होगी कंजेशन की। ठीक उसी तरह अब मैनेज करना मुश्किल हो चुका है फर्म के लिए कि उसके अंदर जो लेबर बढ़ती जा रही है, कैपिटल बढ़ती जा रही है, अब उनसे एफिशिएंटली काम लेने के बजाय वो इनएफिशिएंट होते जा रहे हैं, ठीक है, वो इनएफिशिएंट होते जा रहे हैं। So diseconomies of scale are the 2 types, again internal and external। दोनों को यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक उसी तरह internal diseconomies means disadvantages of large scale production the firm has suffered because of its own operations। टेक्नोलॉजिकल diseconomies because of heavy cost of wear and tear। अब इतनी मशीनरी आपने लगा दी भाई, उसके लिए आपको रनिंग कास्ट तो चाहिए, है ना, रनिंग कास्ट उस पर्टिकुलर मशीनरी को रन करने के लिए, है ना। आपने मशीनरी लगाई, वो फ्री में तो चलेगी नहीं, उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मे भी उसे पेट्रोल डीजल चाहिए। अब जब वो डेली यूज हो रही है तो उसमें कुछ नॉर्मल वेयर एंड टेयर्स भी आएंगे। नॉर्मल वेयर एंड टेयर्स का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, हमने इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम में भी पढ़ा है, दैट इज डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन होंगी उसमें, जो कि जिसे हम एक और नाम से जानते हैं क्या, रिपेयरिंग कॉस्ट, है ना, या कंजम्पशन कॉस्ट, ठीक है। सो वो होंगी उसमें, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो इन चीजों में जाता जाएगा और हमें डिस इकोनॉमीज मिलती जाएंगी। इसी तरह से एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज क्या है? External diseconomies means there are disadvantages of large scale production that all firms of the industry have suffered when the industry as a whole expand। जब पूरी इंडस्ट्री ही एक्सपैंड कर जाती है तो पूरी इंडस्ट्री ही सफर करती है। फॉर एग्जांपल स्टिफ कंपटीशन एटसेट्रा, या इसमें आप लिख सकते हैं मैनेजमेंट इशू, या कुछ भी इसमें आपको बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, जो कि रीजन है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के अंदर। Understood? Now we have 3 stages. First is increasing, second is constant, and third is decreasing. ठीक है। Now इसके आपको किसी बुक में कुछ इस तरह के 3 ग्राफ्स दिखेंगे, ठीक है। वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि आप लोग सोचें कि सर ने वो ऐड नहीं किए, तो मैं इसलिए नहीं यहाँ वो कर रहा क्योंकि उसकी मुझे कुछ इंपॉर्टेंस दिखती नहीं है। वो ज्यादातर मैथमेटिकली अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो है। तो इस तरह से आपको दिखेंगे, या इस तरह से आपको दिखेंगे, एक मिनट, ये इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। ये जो इनके बीच का गैप है, ये अगर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर इसके बीच में गैप ज्यादा है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अगर इनके बीच में गैप कम है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। ये इस तरह के 3 ग्राफ किसी बुक में दिखेंगे आपको, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। नाउ इस पूरी डिस्कशन को मुझे लगता है कि आप इससे बेटर तरीके से कि बुक से शायद खुद भी पढ़ सकते थे या नहीं पढ़ सकते थे, आई डोंट नो अगर किसी का बेसिक ठीक था या नहीं था, बट मतलब ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये इजी पोर्शन था। अब जो चीजें टेक्निकली जाननी है वो हमें, मतलब जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे बेसिकली मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड भी किए हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। सो एक बार इनके डिफरेंसेस देखें कि ये रिटर्न टू फैक्टर मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। सो ये दोनों लॉ है। एक का मीनिंग क्या है कि अगर राइज करना है टोटल आउटपुट को, वो सिर्फ राइज होगा एक फैक्टर की वजह से, जबकि दूसरा फैक्टर कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको रिटर्न टू
रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें रोल एक फैक्टर का है। और रिटर्न टू स्केल में अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हमें सभी फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली, ये वर्ड हम पहले भी यूज कर चुके हैं, हम यूज करते हैं और इसमें लॉन्ग रन यूज किया गया है, इसे हम रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। फैक्टर का प्रोपोर्शन किसमें कितना यूज होता है? इन रिटर्न टू फैक्टर द वेरिएबल प्रोपोर्शन कीप ऑन चेंजिंग, द रेशियो ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल प्रोपोर्शन आल्सो चेंजेस। ठीक है, आपके पास में दो फैक्टर या चार फैक्टर हैं, किसमें? राफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तो उनमें से चार में से दो का ही जो है आप कम या ज्यादा करेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है, सबका नहीं करेंगे। लेकिन इसमें सबके सब फैक्टर्स का प्रोपोर्शन चेंज होगा, ठीक है, सबके सब फैक्टर का प्रोडक्शन, सबके सब फैक्टर्स का प्रोपोर्शन चेंज होगा। इसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केलिंग कैसी है? तो इसमें स्केलिंग जो है वो ओनली प्रोडक्शन लेवल चेंजेस है, इसमें स्केल लेवल है। स्केल का मतलब आपके पास में स्केल होता है ना, मेजरमेंट वाला, स्केल का मतलब ओवरऑल, होल, इसमें पूरा चेंज कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हम थोड़ी प्रोडक्शन रिटर्न टू फैक्टर्स के लेवल की कर रहे हैं। टाइम पीरियड, ये शॉर्ट रन है, ये लॉन्ग रन है, ठीक है। रीजंस फॉर ऑपरेशन, द आउटपुट ऑफ क्यूमुलेटिव चेंज विद द चेंज इन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। इसके पीछे ऑपरेशन के मतलब प्रोडक्शन के रीजंस कम या ज्यादा होने का मतलब क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वेरिएबल फैक्टर की, लेकिन इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है सभी फैक्टर्स की, उसकी वजह से जो है ऑपरेशंस में चेंजेस आती हैं, ठीक है। जैसे वही जो रीजंस हैं कम होने के, ज्यादा होने के, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जल्दी से मैंने आपको इसका डिफरेंसेस दोनों के बताए, ठीक है। नाउ ये यूजीसी नेट आई थिंक 2018 या 1920 का कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, आप चेक भी कर सकते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपको दिखेगा ये, ठीक है, नेट के। सो लिखा है द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू एन इंडस्ट्री टू स्केल, रिटर्न टू स्केल इन एन इंडस्ट्री लीड्स टू, देखो क्वेश्चन अब किस तरह से पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि रिटर्न टू स्केल क्या है, कैसे है, इसके पीछे रीजन क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया अगर रिटर्न टू स्केल होता है किसी इंडस्ट्री में तो इससे इंडस्ट्री को फायदा क्या होता है आखिर। सो क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये डिस्करेज करता है प्रोड्यूसर को फ्रॉम एक्सपोर्टिंग, ऐसा तो कभी नहीं होगा। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आ रहे हैं तो मतलब वो तो मोटिवेट करेगा प्रोड्यूसर को, कभी भी डिस्करेज थोड़ी करेगा, वो तो इंकरेज करेगा प्रोड्यूसर को कि वो और एक्सपोर्ट करे। सो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। गिव एन कंपेरेटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री टू लार्ज कंट्रीज, हाँ ये हो सकता है। टू मेक दैट इंडस्ट्री परफेक्टली कम्पिटिटिव, ये भी हो सकता है, बट उतना नहीं हो सकता जितना इससे ऊपर वाला हमने देखा। काज प्राइस इन दैट इंडस्ट्री टू राइज विद आउटपुट, ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि प्राइसेस भी बढ़े और आउटपुट भी बढ़े। सो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, और इसमें से जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कि अगर किसी इंडस्ट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो उस इंडस्ट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज मिलती है कि वो लार्ज स्केल पे, मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज में बाकी की इंडस्ट्रीज को टक्कर दे सके, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसका? लार्ज स्केल पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अंडरस्टूड। क्योंकि आप अब इसको इस तरह से भी समझे कि आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप रिटर्न टू फैक्टर पे नहीं है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे नहीं है, तो आप डोमेस्टिकली नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे बड़ी दूसरी कंट्रीज की जो लार्ज इंडस्ट्रीज है उनके साथ कैसे कंपीट किया, क्योंकि आप स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन होती है, टाटा की प्रोडक्शन हो गई, रिलायंस की प्रोडक्शन हो गई, मतलब इस तरह की इंडस्ट्रीज के जो कि एक तरह की एमएनसीज है ना, एमएनसीज का कंसेप्ट आपने सुना होगा, जो ओवरऑल वर्ल्ड पे ट्रेड कर रही है, ठीक है, इस तरह की इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगेन्स टू ऑपरेट व्हेन, काफी अच्छा क्वेश्चन। किस में से आया है क्वेश्चन? बेसिकली क्वेश्चन आया है इस डायग्राम में से। तो कब हमें पता चलता है कि अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट होने लग गए हैं, ठीक है, कब हमें पता चलता है कि अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट होने लगे? ध्यान से देखेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिगेन टू ऑपरेट। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता ही किसमें है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, पहली चीज, ठीक है। ये डिमिनिशिंग टू रिटर्न इसमें आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, ठीक है। सो आप इस पे देखेंगे कि कब हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यहां पे देखो कि पहले तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है फर्स्ट स्टेज में, है ना, उस दिन पढ़ा हम। सेकंड स्टेज में हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, और थर्ड में हमारा नेगेटिव या फिर इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, ठीक है, या डिक्लाइन हो जाता है ओवरऑल प्रोडक्शन, और यहां पे नेगेटिव हो जाता है। सो सेकंड स्टेज जो है हमारी वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यहां पे ऑपरेट होना शुरू होते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। सेकंड स्टेज ही है जिसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब
क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन, टीपी बिगेन राइज। क्या ऐसा है जब टीपी बनना शुरू होती है, लेकिन टीपी तो हमने देखा शुरू से ही इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। या फिर टीपी बिगेन टू फॉल। टीपी बिगेन टू फॉल कहां होता है, वो तो तीसरे स्टेज पे जाके होता है, टीपी फॉल करना शुरू कर देता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट बिगेन टू राइज। मार्जिनल प्रोडक्ट बिगेन टू राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट तो बिगेन टू राइज शुरू से ही हो जाता है, फर्स्ट स्टेज से ही हो जाता है, ठीक है। यहां देखो मार्जिनल प्रोडक्ट बिगेन टू राइज कहां होता है, यहां देखो मार्जिनल प्रोडक्ट ये है, मार्जिनल प्रोडक्ट बिगेन टू राइज तो फर्स्ट स्टेज से ही शुरू हो गया। इट मींस इन तीनों में से तो कोई नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन इज मार्जिनल प्रोडक्ट बिगेन टू फॉल। क्या ये ऑप्शन हो सकता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बिगेन टू फॉल? तो यहां पे देखें मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करना शुरू कर रहा है पॉइंट पी के बाद, पॉइंट पी से लेके पॉइंट एस तक, और ये ही स्टेज है सैकिंग स्टेज। इसी में ही हमें मिलता है रिटर्न्स टू इन डिक्रीजिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। सो आप देखेंगे कि हमारा इसमें राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन 4। इस तरह के क्वेश्चन देखो आपसे पूछे जाते हैं, तो आप अगर उसको ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे इजी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये तो मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूं कि आपका जो ये एग्जाम है, ये तो नेट सेट के एग्जाम है, इससे इजी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन स्टेजेस में से आ सकते हैं। जो ऊपर वाला आपने क्वेश्चन देखा, ये थोड़ा सा एनालिटिकल है, इस तरह का क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं, दूर दूर तक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट अजम्पशन फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन। तो मतलब अजम्पशन हमें पढ़नी ही पढ़नी है। इसी तरह के क्वेश्चन सिंपल जो है आपसे पूछे जाएंगे। सो ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल द अदर इज हेल्ड कांस्टेंट, ये तो है। देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये भी है। इट इज अज्यूम लॉन्ग रन सिचुएशन, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, तो ये क्या है, शॉर्ट रन है। तो हमें अपना हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन 3 कि ये अज्यूम नहीं करता लॉन्ग रन, ये अज्यूम करता है शॉर्ट रन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट स्टेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनमें से कौन सी स्टेज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में नहीं आती? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सी स्टेज जो है आपको क्या लिखा है, नॉट करेक्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तो दोनों ही आएंगे। यहां पे आपको इसमें एक ऑप्शन आई थिंक गलत है, इसमें होना चाहिए था कांस्टेंट वाला, ठीक है, इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जो कि इसमें नहीं आता, तो इसका ऑप्शन होता है, ठीक। ये इसमें प्रिंटिंग में आई थिंक टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। रिटर्न टू स्केल, जो अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, क्या था, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसमें से ये क्वेश्चन है। सो ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया, आपके पास में पहले कैपिटल था 2 और लेबर था 4। आपने कैपिटल को कर दिया 2 से 16, लेबर को कर दिया 4 से 32। आपकी जब 2 लेबर 2 कैपिटल 4 लेबर थी, प्रोडक्शन होती थी 10, और अब जब आपने इसको चेंज कर दिया तो आपकी प्रोडक्शन होने लग गई 100, प्रोडक्शन होने लगी 100। जितना पहले प्रोडक्शन होता था, अब आपको देखना है कि कितना चेंज जो है वो आपको देखने को मिला लेबर और कैपिटल में, और कितना चेंज आपको देखने को मिला आउटपुट। सिंपल उसी तरह जैसे मैंने समझाया कि 100% से 100% है तो इंक्रीजिंग, तो कांस्टेंट है। 100 से 120 मतलब 100 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग है, और 100 से कम है तो डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नहीं है कि कितना चेंज कैपिटल में हुआ और कितना चेंज आउटपुट में हुआ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। मैं फिर से आपको याद करवा दूं, इसी तरह के हर एक लेक्चर के साथ साथ एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं जेके इकोनॉमी और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, उसे आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, ठीक है। लिंक्स दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, आपको प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते एप्लीकेशन को, आप लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे यूज करना चाहते तो वेबसाइट का भी हमारा जो है लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप डायरेक्टली जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर्स को देख सकते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो होगा, हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या आ रहा है नेक्स्ट, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो करेंगे इसके बाद। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्निकल
प्रोग्रेस, ठीक है। टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, छोटा सा इजी सा टॉपिक है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब प्रोड्यूसर साइड पढ़ ली तो उसका इक्विलिब्रियम, जैसे कि कंज्यूमर साइड पढ़ने के बाद हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ठीक है। सो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस इसमें हमें पढ़ने हैं, इजी है, बिल्कुल इजी है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, ये सारा एक ही टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा शुरू होगा वो है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ के, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन। सो होपफुली वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, आप चैनल पे रहें और मोबाइल एप्लीकेशन को भी जो है रेगुलर विजिट करते रहें। थैंक यू।